हेलो बच्चों। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं सप्लाई चैप्टर। लास्ट क्लास में हम लोग ने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ा था लास्ट वीडियो में, और इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं दैट इज सप्लाई। सप्लाई क्या होता है इस चैप्टर में या इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सप्लाई क्या होता है, उसकी मीनिंग, लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में जानेंगे, सप्लाई कर्व देखेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई है, सप्लाई फंक्शन है, लॉ ऑफ सप्लाई विद एक्सेप्शन ऑफ सप्लाई, मूवमेंट एंड शिफ्ट इन सप्लाई। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ साथ आपके पास जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको हमने दो पोर्शन में कर दिया है कि वीडियो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड ना हो, आपके लिए सुविधाजनक हो, इसके लिए हमने ऐसा किया। तो अब यहाँ पे आपके पास जो सप्लाई चैप्टर है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समय नहीं वेस्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आता है दैट इज व्हाट इज सप्लाई। तो सबसे पहले इसमें आपके पास आता है व्हाट इज सप्लाई। तो मीनिंग ऑफ सप्लाई आती है। तो सप्लाई को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलरली सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सेलर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो दिए हुए समय में, दिए हुए प्राइसेस में किसी भी कमोडिटी की जितनी जो है सेलर क्वांटिटी ऑफर करना चाहता है सेल के लिए, मतलब विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इट इज रिगार्डेड एज सप्लाई। इट इज रिगार्डेड एज सप्लाई। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले किसी भी सेलर की विलिंगनेस होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। जब तक आपके मन में इच्छा नहीं होगी, कभी भी किसी कमोडिटी को आप सेल करना नहीं चाहेंगे। लेकिन सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं होगा, आपकी एबिलिटी भी होनी चाहिए कि मतलब उतनी क्वांटिटी आप ऑफर कर सकते हैं। टाइम पीरियड स्पेसिफिक होगा, डिसाइडेड टाइम पीरियड होगा, एक हफ्ता, एक मंथ या फिर एक ईयर, जो कि आप देख रहे हैं ईयर है, वीक है, डे आपके पास हो सकता है। डिफरेंट प्राइसेस होते हैं, अलग अलग प्राइसेस पे सप्लाई आपके पास डिफरेंट रहेगी, क्योंकि अगर आपकी प्राइस ज्यादा होती है तो सप्लाई भी उतनी ज्यादा होती है। तो इस वजह से डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटी आपकी सप्लाई की जाएगी सेम कमोडिटी की। अब यहाँ पे सप्लाई एंड स्टॉक आपके पास आता है। सप्लाई की अगर हम बात करते हैं तो सप्लाई आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली प्रोडक्शन किया किसी भी सेलर ने 100 यूनिट्स, ठीक है, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, लेकिन 100 यूनिट्स आप सप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन आप करते हैं 100 यूनिट्स, लेकिन इसमें से जितना आप ऑफर करते हैं सेल के लिए, मान लेते हैं आप 80 यूनिट्स ऑफर कर रहे हैं सेल के लिए, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच इज ऑफर्ड फॉर सेल। कि मतलब आप जो सेल कर रहे हैं उस सेल के लिए जितनी क्वांटिटी ऑफर की गई वो 80 यूनिट्स आपके पास है। तो प्रोडक्शन आपने किया 100 यूनिट्स का, लेकिन इसमें से ऑफर किया है सेल के लिए कितना, दैट इज 80 यूनिट्स। तो इस केस में आपके पास पर्टिकुलरली क्या है कि दिस इज स्टॉक, द अमाउंट विच इज बीन प्रोड्यूस दैट इज योर स्टॉक, एंड द अमाउंट विच इज ऑफर्ड फॉर सेल दैट इज योर सप्लाई। तो प्रोड्यूस आप कहीं ज्यादा करते हैं, लेकिन उसमें से जो ऑफर करते हैं सेल के लिए वो आपके पास हो जाएगी सप्लाई। द पार्ट ऑफ प्रोड्यूस विच इज ऑफर्ड फॉर सेल इज रिगार्डेड एज सप्लाई। स्टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक रिफर्स टू, इट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अवेलेबल विद द सेलर एट अ गिवन मूवमेंट रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस। की प्राइस के रिगार्डलेस जितनी क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है उसको हम स्टॉक कहेंगे। जबकि फ्लो का क्या मतलब होता है, फ्लो रिफर्स टू द क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किस समय ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितनी क्वांटिटी आप ऑफर करते हैं सेल के लिए वो आपके पास पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा, सप्लाई। जबकि फ्लो आपके पास क्या है, तो फ्लो क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो सप्लाई आपके पास है ये फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि आप इसका मेजरमेंट एक पीरियड ऑफ टाइम पे करते हैं। तो जिस भी चीज को एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं सप्लाई। और सप्लाई आपके पास पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्लो। और सप्लाई जो आपके पास है वो मेजर किया जाता है क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम पे, तो इस वजह से ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट। तो इट इज फ्लो कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो किसी भी कमोडिटी को जब एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। और सप्लाई आपका क्या है, दैट इज फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है, बिकॉज इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड ऑलवेज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, इट डिस्क्राइब्स हाउ मच एंटर्स द मार्केट पर यूनिट ऑफ टाइम। की मतलब एक समय के बेसिस पे कितनी क्वांटिटी आप ऑफर कर रहे हैं सेल के लिए, उसको अगर आप देखेंगे तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे इसमें दे रखा है, फार्मर हैज अ स्टॉक ऑफ 1000 बैग्स ऑफ व्हीट at rupees 500 per bag. He offers 300 bag for the sale. This is supply। कि मतलब उसके पास अवेलेबल थे 1000 बैग्स, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, तो ये आपके पास स्टॉक कहलाएगा। लेकिन इसमें से जितना उन्होंने ऑफर किया सेल के लिए वो 300 बैग्स थे, तो ये आपके पास सप्लाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सप्लाई।
तो द पार्ट ऑफ प्रोड्यूस विच इज ऑफर्ड फॉर सेल इज रिगार्डेड एज सप्लाई। तो सप्लाई प्रोडक्शन का वो हिस्सा है जो कि प्रोड्यूसर ऑफर करता है सेल के लिए। मान लेते हैं आप रखे बहुत ज्यादा, लेकिन उसमें से जो आप ऑफर कर रहे हैं वही सिर्फ आपके पास कहलाएगा, दैट इज योर सप्लाई। नेक्स्ट इसी में आपके पास आता है दैट इज सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल की बात करें तो व्हाट इज सप्लाई शेड्यूल? तो इट रेफर्स टू अ टेबल व्हिच शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी व्हिच इज ऑफर्ड एट वेरियस प्राइसेस। कि डिफरेंट प्राइसेस पे जितनी क्वांटिटी ऑफर की गई सेल के लिए, अगर आप उसको किसी टेबल से शो करें तो उस टेबल को हम कहेंगे दैट इज सप्लाई शेड्यूल। अब यहाँ पे सबसे पहले इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल आती है, दैट इज ऑफ प्रोड्यूसर ए। प्रोड्यूसर ए कहते हैं कि अगर प्राइस 10 रुपए है तो हम सप्लाई कितनी करेंगे? 20। और अगर प्राइस 20 है तो सप्लाई कितनी करेंगे? 40। अगर आपके पास प्राइस 30 है सप्लाई करेंगे 60, और प्राइस अगर 40 है तो सप्लाई करेंगे 80। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितना प्राइस है, प्राइस के अकॉर्डिंग में आपके पास सप्लाई की जा रही है, और इसको किसी टेबल से शो करते हैं इंडिविजुअल सेलर की, तो ये आपके पास कहलाता है इंडिविजुअल सप्लाई कर, क्योंकि इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल, एक अकेला। तो एक अकेला जितना भी सप्लाई कर रहा है डिफरेंट प्राइसेस पे, अगर आप उसको किसी टेबल से शो करें तो उसको हम कहेंगे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। वहीं मार्केट सप्लाई शेड्यूल आती है, आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस गिवन है दैट इज 10, 20, 30 एंड 40। तो प्राइस गिवन है और सप्लाई ऑफ ए कंज्यूमर आपके पास गिवन है, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू मार्केट, क्योंकि यहाँ पे माना गया कि मार्केट में दो सेलर हैं, एक ए है प्रोड्यूसर ए और दूसरा प्रोड्यूसर बी है, दो सप्लायर आपके पास है। तो मार्केट की सप्लाई बनती है दैट इज ऑफ सप्लाई बाय ऑल द सेलर्स इन अ मार्केट, और यहाँ पे मार्केट में कितने सेलर हैं? दो, एक ए है और दूसरा बी है। तो जो ए आपके पास है वो आपके पास 20 यूनिट सप्लाई कर रहा है और बी आपके पास 15 यूनिट्स, तो 10 रुपीज पे दोनों ने मिलकर के 35 यूनिट्स ऑफर की है सेल के लिए। इसी तरह से 20 पे 40 ए के द्वारा और 30 बी के द्वारा, तो दोनों मिलकर के ऑफर की है सेल के लिए दैट इज 70 यूनिट्स। और 30 रुपीज पे ए ने ऑफर किया 60 यूनिट और बी ने ऑफर किया 45 यूनिट्स, तो दोनों ने मिलकर के ऑफर किया 105 यूनिट्स। फिर इसके बाद 40 रुपीज पे ए ने ऑफर किया 80 यूनिट्स और बी ने ऑफर किया 60 यूनिट्स, दोनों ने मिलाकर के ऑफर किया दैट इज 140 यूनिट्स। तो किसी भी डिफरेंट प्राइसेस पे, जो भी आपके पास प्राइस है उस प्राइसेस पे सारे सेलर मिल करके जितनी क्वांटिटी ऑफर करते हैं सेल के लिए, अगर आप उसको किसी टेबल से शो करें तो उस टेबल को कहते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल। क्या कहते हैं? मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इसी तरह से आपके पास आता है सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व की बात करें तो इट रिफर्स टू अ कर्व विच शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी सप्लाइड एट वेरियस प्राइसेस। तो बेसिकली आप इसको, जो सप्लाई शेड्यूल आपके पास है, अगर उसको प्लॉट करते हैं किसी डायग्राम से, तो उस डायग्राम को हम कहेंगे दैट इज रिगार्डेड एज योर सप्लाई। तो सप्लाई जो आपके पास होता है, ये आपके पास पर्टिकुलरली अगर किसी ग्राफ से हम रिप्रेजेंट करें या डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करें, तो ग्राफ से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो आपके पास सप्लाई कर्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सप्लाई कर्व। तो द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल इज रिगार्डेड एज सप्लाई कर्व। अब जहां पे आप देख रहे हैं कि वाई एक्सेस पे आपके पास ये वाई एक्सेस है जिसपे प्राइस गिवन है, और ये आपके पास एक्स एक्सेस है जहां पे आपके पास क्वांटिटी गिवन है। अब इस केस में आप देख रहे हैं कि प्राइस जब आपके पास 10 रुपीज थी तो सप्लाई 1 थी। इसी तरह से प्राइस 20 थी तो सप्लाई आपके पास कितनी है? दैट इज 3 यूनिट्स। प्राइस 30 है तो सप्लाई 4 यूनिट्स है। प्राइस फिर इसके बाद 45 है और 45 रुपीज पे आपके पास सप्लाई कितनी? दैट इज 5 यूनिट्स। तो वेरियस प्राइसेस पे जितनी क्वांटिटी ऑफर की जा रही है, सेल के लिए, अगर आप उसको किसी कर्व से शो कर रहे हैं, तो इस कर्व को हम कहेंगे सप्लाई कर्व। इस एसएस सप्लाई कर्व को, मतलब बेसिकली इस एसएस कर्व को हम सप्लाई कर्व कहेंगे। इस एसएस कर्व को क्या कहेंगे? सप्लाई कर्व। तो इट रिफर्स टू अ कर्व व्हिच शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफर्ड एट वेरियस प्राइस। तो वेरियस प्राइस पे जितनी क्वांटिटी ऑफर की जा रही है सेल के लिए, उसको आप किसी कर्व से शो करेंगे, उसको कहेंगे सप्लाई कर्व। ठीक है। अब इसमें भी इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई कर्व आपके पास आता है, जहां पे पहले इंडिविजुअल सप्लाई कर्व आता है, फिर इसके बाद मार्केट सप्लाई कर्व आता है। जैसे ये ए सेलर है और ये बी सेलर है। इंडिविजुअल ए सेलर का अगर आप देख रहे हैं तो 30 रुपीज पे कितना है? 5 है। 40 रुपीज पे कितना है? 10 है। फिर इसके बाद 50 पे कितना है? 15 है। 60 पे कितना है? दैट इज 20। 70 पे कितना है? दैट इज 25। तो वेरियस प्राइस पे ए एक सिंगल सेलर है और इनकी सप्लाई कर्व अगर आप शो करते हैं तो ये आपके पास इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ ए हो जाएगा, इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ ए। इसी तरह से इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ बी आ जाएगा, जहां पे आप देख रहे हैं कि 30 रुपीज पे सप्लाई कितनी है? दैट इज 10। फिर इसके बाद 40 पे सप्लाई कितनी है? दैट इज 15। फिर इसके बाद 50 पे आप देख रहे हैं सप्लाई कितनी है? दैट इज 20। फिर 60 पे आपके पास सप्लाई कितनी है? दैट इज 25।
70 पे आपके पास सप्लाई कितनी है, दैट इज 30। तो वेरियस प्राइसेस पे जितनी क्वांटिटी ऑफर की जा रही है सेल के लिए बी सेलर द्वारा, अगर आप इसको किसी कर्व से शो करेंगे तो इस कर्व को हम कहेंगे दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ बी, इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ बी। ठीक है, तो इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ बी आप इसको कह देंगे। तो ये आपके पास पर्टिकुलरली क्या है, दिस इज योर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ बी आ गया। अब इसके बाद आपके पास मार्केट सप्लाई कर्व आता है। तो मार्केट सप्लाई कर्व में आप देख रहे हैं ए और बी दोनों आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे ए आपके पास है और ये बी आपके पास है। अब आप देख रहे हैं प्राइस 30 रुपीज था दोनों में, और 30 रुपीज में ए के द्वारा सप्लाई कितनी है 5 और बी के द्वारा सप्लाई कितनी है दैट इज 10। बी के द्वारा कितनी है दैट इज 10। तो 5 + 10 कितना हो गया, 30 रुपीज पे 15 सप्लाई है। 30 रुपीज पे कितनी सप्लाई है, 15। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि 40 रुपीज जो आपके पास है प्राइस, उस पे ए के द्वारा 10 है और इसी सेम 40 रुपीज पे बी के द्वारा कितनी की गई है दैट इज 15। तो 10 + 15 कितना आ गया, 25। कितनी सप्लाई आ गई, 25। तो 40 पे आपके पास सप्लाई कितनी हो गई, 25। इसी तरह से आप देख रहे हैं 50 पे आपके पास कितनी सप्लाई ए के द्वारा 15 है और बी के द्वारा कितनी की गई दैट इज 20। तो 20 की गई, तो 15 + 20 कितना आ जाएगा, 35। तो आप देख रहे हैं कि 50 रुपीज पे आपके पास सप्लाई कितनी हो गई दैट इज 35। तो वेरियस प्राइसेस पे आप देख रहे हैं कि जो भी आपके पास क्वांटिटी सप्लाई की गई सारे फर्म के द्वारा, और सारे फर्म यहाँ पे ओवरऑल फर्म कितने थे, 2 फर्म थे, एक ए था और दूसरा बी था। तो दोनों मिलकर के जितनी क्वांटिटी ऑफर कर रहे हैं सेल के लिए, अगर आप उसको किसी कर्व से शो करेंगे तो ये आपके पास मार्केट सप्लाई करवाएगी एसएम और एसएम। एसएम और एसएम क्या है, मार्केट सप्लाई कर्व, दैट इज सप्लाई ऑफ ऑल द सेलर्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट वेरियस प्राइस पे गिवन टाइम पीरियड पे जो भी सप्लाई अगर आप करेंगे उसको किसी कर्व से शो करेंगे, उस कर्व को कहेंगे मार्केट सप्लाई कर्व। क्या कहेंगे, मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई की बात करें तो डिटर्मिनेंट जो आपके पास है, इसमें आपके पास सबसे पहले प्राइस ऑफ अ कमोडिटी है। प्राइस के साथ सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन है, कैसे समझते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास प्राइस दे रखा है ना, और कॉस्ट आपके पास दे रखा है, तो आपके पास प्रॉफिट लेवल इसी से डिटरमाइन हो जाएगा। प्राइस मान लेते हैं 10 रुपए था, है ना, एक बार फिर से बना लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास इसके आगे नेक्स्ट आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास प्राइस दे रखा है, और प्राइस जो आपके पास है दैट इज प्राइस है, कॉस्ट है और प्रॉफिट आपके पास दे रखा है। ठीक है, तो प्राइस आपके पास 10 रुपए है, कॉस्ट आपके पास 8 रुपए है, तो प्रॉफिट कितना होगा, 2 रुपए होगा। वहीं अगर प्राइस राइज हो जाए, जो आपके पास सेम प्राइस है, मतलब सेम कॉस्ट है, सेम कॉस्ट पे अगर प्राइस राइज हो जाए तो अल्टीमेटली प्रॉफिट पहले से बढ़ जाएगा। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, पहले से बढ़ जाएगा। तो प्राइस के बढ़ने से जब प्रॉफिट आपके पास बढ़ जाता है तो अल्टीमेटली जो सप्लायर है वो अपनी सप्लाई को बढ़ा देगा। तो सप्लायर अपनी सप्लाई इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि जो आपके पास पर्टिकुलरली प्राइसेस है वो पहले से बढ़ गया। तो प्राइस के बढ़ने से जब प्रॉफिट बढ़ता है तो सप्लायर अपनी सप्लाई को बढ़ा देता है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड द राइज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस। अब इसी के साथ जब कॉस्ट आपकी चेंज होती है, जैसे मान लेते हैं आपके पास प्राइस है, फिर इसके बाद कॉस्ट है, और फिर इसके बाद आपके पास आ जाएगा दैट इज प्रॉफिट लेवल। मान लेते हैं कि प्राइस आपके पास 10 रुपए है, कॉस्ट आपके पास 8 रुपए है, तो प्रॉफिट 2 रुपए, और 10 रुपए प्राइस पे आपकी कॉस्ट अगर 6 रुपए हो जाए तो प्रॉफिट आपकी 4 रुपए हो जाएगी। तो प्राइस सेम है लेकिन कॉस्ट पहले से क्योंकि कम हो गई इस वजह से प्रॉफिट बढ़ गया, और कॉस्ट कम होने से जब प्रॉफिट बढ़ता है तो अल्टीमेटली सप्लायर अपनी सप्लाई को बढ़ा देता है। तो प्रॉफिट बढ़ने के कारण की वजह से सप्लायर ने अपने जो सप्लाई है वो बढ़ा दिया बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन कॉस्ट। तो कॉस्ट भी आपका इफेक्ट कर रहा है क्वांटिटी सप्लाई को, प्राइस भी इफेक्ट कर रहा है क्वांटिटी सप्लाई को। इसी तरह से गवर्नमेंट पॉलिसी भी आपकी इफेक्ट करती है क्वांटिटी सप्लाई को। ये माना जाता है कि गवर्नमेंट जो इंप्लीमेंट करती है वो टैक्स और सब्सिडी इंप्लीमेंट करती है, और टैक्स और सब्सिडी इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। कैसे कॉस्ट का पार्ट माना जाता है इसको हम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पर्टिकुलरली आपके पास 120 रुपए का कैपिटल है, मान लेते हैं आपके पास 120 रुपए का कैपिटल है। अब इस केस में आपके पास पर्टिकुलरली कॉस्ट अगर आपके पास 10 रुपए हो, तो कॉस्ट अगर 10 रुपए है तो क्वांटिटी सप्लाई आपके पास 120 में 10 रुपए के हिसाब से आप कितनी सप्लाई कर पाएंगे, 12 सप्लाई कर पाएंगे, 12 यूनिट्स। और यही अगर मान लेते हैं कि जो कॉस्ट है उसमें 2 रुपए आपके पास टैक्स बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए, टैक्स, तो अब कॉस्ट आपके पास आ गई 12। क्यों कॉस्ट में इंक्लूड किया गया,
दरअसल होता यह है कि जो टैक्स आपके पास है वो कॉस्ट का पार्ट इस वजह से माना जाता है क्योंकि जब भी आपकी पर्टिकुलरली क्वांटिटी सप्लाई की जाती है तो कैपिटल मान लेते हैं 120 रुपए है, तो प्रोड्यूसर जब तक उस कॉस्ट को कंज्यूमर से रियलाइज नहीं कर लेता है एमआरपी पे, तब तक के लिए वो कॉस्ट आपके पास बर्डन बनती है सप्लायर के ऊपर, सेलर के ऊपर। तो टिल द टाइम द कॉस्ट बर्डन इज बीन नॉट शिफ्टेड, इट इज द पार्ट ऑफ द कैपिटल और द पार्ट ऑफ द कॉस्ट दैट इज टू बी बेयर्ड विद द हेल्प ऑफ कैपिटल, और जो कि बेयर करेगा किससे, कैपिटल से बेयर करेगा, और तब जाकर के वो पर्टिकुलर क्वांटिटी को सेल कर पाएगा। तो अगर कैपिटल से बेयर करेगा तो कैपिटल आपके पास कितनी आ जाए, कितनी है, 120 सेम है, लेकिन आपकी जो कॉस्ट है वो पहले से बढ़ गई, कॉस्ट अब आपके पास 12 रुपए हो गई। तो इस सिचुएशन में क्वांटिटी सप्लाई कितनी हो जाएगी, सिंपल है कि 120 रुपए तो थे लेकिन कॉस्ट अगर 12 हो गई तो यूनिट हम सप्लाई कितनी कर पाएंगे, 10 यूनिट सप्लाई कर पाएंगे। पहले हमने सप्लाई कितनी की थी, 12 यूनिट, लेकिन अब कितनी सप्लाई कर पा रहे हैं, 10 यूनिट। तो सप्लाई पहले से क्या हो गई, कम हो गई। क्यों कम हो गई सप्लाई, इस वजह से सप्लाई कम हो गई क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट है वो बढ़ गई बिकॉज ऑफ टैक्सेस। जैसे ही टैक्स लगा वैसे ही कॉस्ट बढ़ी, और कॉस्ट बढ़ करके जो सप्लाई है उसको उसने कम कर दिया, क्योंकि सेम कैपिटल में जब आप ज्यादा कॉस्ट पे प्रोड्यूस करेंगे तो प्रोडक्शन कम हो गई, जिस वजह से सप्लाई भी आपकी कम हो जाएगी। फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है, आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि फ्यूचर जो प्राइस आपके पास है, अगर वो फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाले हैं तो आज आप अपनी प्रेजेंट सप्लाई को कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आज सस्ते में बेचने से अच्छा फ्यूचर पे महंगे बेचे, और फ्यूचर में महंगे पे बेचने के लिए आज जो आपके पास जो भी प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे पर्टिकुलरली क्या है, उस प्राइस पे पर्टिकुलरली क्या है, तो जो आपके पास पर्टिकुलरली फ्यूचर प्राइस है, तो फ्यूचर प्राइस जो आपके पास है, फ्यूचर प्राइस अगर बढ़ने वाला है तो आज आपकी प्रेजेंट सप्लाई इस वजह से कम हो गई क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आज सस्ते पे बेचने से अच्छा कि फ्यूचर पे महंगे बेचेंगे, जिस कारण की वजह से पर्टिकुलरली जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है उससे भी आपकी सप्लाई चेंज हो रही है। वैसे ही आपके पास प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के प्राइस यहाँ पे बेसिकली सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस लिए गए हैं, कि जैसे मान लेते हैं कि टी और कॉफी, अगर किसी कमोडिटी के जो आपके पास कॉफी है, कॉफी के प्राइस अगर मान लेते हैं, और टी की सप्लाई ले लेते हैं, टी की क्वांटिटी सप्लाई, कॉफी के प्राइस बढ़ेंगे तो अब ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सी हो जाएगी, कॉफी। लोग टी की जगह पे कॉफी बनाना पसंद करेंगे। देखिए ये कंज्यूमर नहीं है, आप कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए, सप्लायर है, और अगर सप्लायर है तो इस सेंस में क्या होगा, आप देख रहे हैं कि जब आपके पास पर्टिकुलरली कॉफी के प्राइस बढ़ते हैं तो प्रॉफिटेबल क्या है, बनाना क्या आपके लिए बेहतरीन रहेगा या क्या बनाना सही रहेगा, तो बनाना आपके लिए रहेगा कॉफी। कॉफी अगर आप बनाएंगे तो महंगी बिकेगी, और महंगी बिकेगी तो लोग टी की जगह पे कॉफी बनाएंगे और कॉफी की क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगी। वहीं अगर कॉफी के प्राइस अगर मान लेते हैं, कॉफी के प्राइस अगर कम हो जाए, सस्ते हो जाए, तो अल्टीमेटली अब कॉफी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है तो लोग टी बनाना पसंद करेंगे और टी बना करके बेचेंगे, तो टी की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो प्राइस एक की चेंज हो रही है, सप्लाई दूसरे की, बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो यहां से भी सप्लाई आपकी इफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। फिर इसके बाद टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कितने तरह से होती है, दो तरह से होती है। ओल्ड एंड ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी होती है ना, और न्यू एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, न्यू एंड मॉडर्न। जैसे मान लेते हैं ओल्ड एंड ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, मान लेते हैं कि आप पुरानी टेक्नोलॉजी लेकर के आइए, पुरानी टेक्नोलॉजी जो पुराने समय पे आपके पास पर्टिकुलरली मोटर व्हीकल है, मान लेते हैं 20 साल पुरानी मोटर व्हीकल लेकर के आइए, आप उसका एक्सीलेटर खींचेंगे, इंजन खुल चुका है और पूरी तरीके से वो अब बाइक अब चलने लायक नहीं बची है, लेकिन फिर भी आप उसको चला रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका जो ओवरऑल एफिशिएंसी होगी वो कम होगी, जिस कारण की वजह से सप्लाई आपकी कम होगी। लेकिन वहीं अगर आप नई नई एकदम बाइक लेकर के आइए, R15 या अपाचे या फिर ऐसे ही अच्छी अच्छी बाइक्स लेकर के आएंगे, मॉडर्न बाइक्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप एक्सीलेटर लिया नहीं और वो बाइक आपके पास हवा हो जाएगी, हवा से बातें करेगी, है ना। दैट इज इस सिचुएशन में है क्या कि यहाँ पे आपके पास न्यू एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका इंपैक्ट भी आपके पास पड़ता है कि एफिशिएंसी ज्यादा होने की वजह से प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और जितना प्रोडक्शन ज्यादा होगा सप्लाई उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट इसी में आपके पास आता है दैट इज नंबर ऑफ सेलर्स। नंबर ऑफ सेलर्स का सिंपल मतलब आपके पास ये है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सेलर हैं। अगर नंबर ऑफ सेलर्स आप देख रहे हैं ज्यादा है, तो जब ज्यादा सेलर होंगे तो क्वांटिटी भी आपकी जो सेल करेंगे वो ज्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ सेलर्स ओवरऑल क्या है, ज्यादा है, जिस वजह से सप्लाई आपकी ज्यादा होगी। और नंबर ऑफ सेलर्स कम होंगे तो अल्टीमेटली सप्लाई भी उतनी कम हो जाएगी, है ना। तो दिस इज, फिर इसके बाद नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर हमको ये बताता है कि हमारी अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल की कितनी होगी।
अगर नेचुरल फैक्टर फेवर कर रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशन फेवर कर रही है, तो अल्टीमेटली आपकी जो रॉ मटेरियल की सप्लाई वो ज्यादा होगी, सप्लाई भी ज्यादा होगा। और नेचुरल फैक्टर अनफेवरेबल है तो रॉ मटेरियल की सप्लाई भी कम होगी और सप्लाई भी मतलब कम हो जाएगी, क्योंकि जब रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो आप प्रोडक्शन भी नहीं कर पाएंगे। और भी पॉइंट्स है, जैसे एग्रीमेंट अमंग द सेलर्स आपके पास है, या फिर पर्टिकुलरली आपके पास दैट इज योर कि जो एग्रीमेंट अमंग द सेलर्स हैं, या फिर आपके पास पर्टिकुलरली जो अदर और फैक्टर्स इसमें आ सकते हैं जो डिटर्मिनेंट्स हैं सप्लाई के, लेकिन हमने सिर्फ इसमें 8 पॉइंट कवर किए हैं। 8 भी आपके लिए सफिशिएंट होंगे। मुश्किल से आप 4 या 5 पॉइंट्स अगर आप पढ़ेंगे, 4 या 5 पॉइंट्स अगर आप पढ़ेंगे तो इस केस में वो भी आपके पास सही रहेगा, क्योंकि मुश्किल से जो आपके एग्जाम में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके पास आता है वो 4 और 5 पॉइंट आता है। लेकिन आज के समय पे जो आपके एमसीक्यूज हैं वो क्या करते हैं, इस पॉइंट स्पेसिफिक दे देते हैं कि स्पेसिफिक पॉइंट उठा देंगे और उससे आपका पूरा एमसीक्यू बना देंगे। तो इस वजह से ध्यान रखिएगा, पढ़ सबके बारे में लीजिएगा, जान कॉन्सेप्ट सबका क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन इसमें से जो लॉन्ग आंसर्स हैं तो लॉन्ग आंसर्स के लिए कोई 5 को इलस्ट्रेटेड फॉर्म में, मतलब इसका पूरा जो अंदर का फॉर्मेट है वो भी आप स्टडी कर लेंगे। लेकिन स्पेसिफिक आपको क्या करना है कि हर एक पॉइंट को ये कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होने चाहिए, वरना अगर एमसीक्यू आया तो आप अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है डॉक्टर सप्लाई, सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन की बात करें तो सप्लाई फंक्शन शोज एक्सप्रेसेस क्वांटिटी सप्लाइड एज अ मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट्स। तो बेसिकली ये आपके पास फंक्शनल रिलेशनशिप शो करता है। फंक्शनल रिलेशनशिप मतलब कि जो आपके पास क्वांटिटी सप्लाई है दैट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। फिर इसके बाद आपके पास टेक्नोलॉजी है, प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेक्नोलॉजी है। फिर इसके बाद सी आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, सी आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जी गवर्नमेंट पॉलिसीज आपके पास है, एन नंबर ऑफ सेलर्स आपके पास है, ई फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है। तो यहाँ पे वेरियस फैक्टर्स हैं जो कि ये बताएंगे कि सप्लाई आपकी कितनी होगी। अगर ये फैक्टर्स फेवरेबल हैं तो सप्लाई भी आपकी ज्यादा है, अगर ये फैक्टर्स अनफेवरेबल हैं तो सप्लाई भी आपके पास कम है। ठीक, नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई की बात करें तो लॉ ऑफ सप्लाई टेल्स अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, quantity supplied increases with an increase in the price and decreases with decrease in the price। कि जैसे जैसे अदर फैक्टर्स अगर सेम हो, अदर फैक्टर्स कहने का मतलब प्राइस को छोड़ करके जितने भी अदर फैक्टर्स आपने पढ़े, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड पढ़ा, फिर इसके बाद आपने फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पढ़ा, फिर टेक्नोलॉजी पढ़ी, गवर्नमेंट पॉलिसी पढ़ी एंड सो ऑन, जितने भी अदर फैक्टर्स आपने पढ़े ये फैक्टर्स आपके सेम रहेंगे। क्या रहेंगे? सेम। और जब अदर फैक्टर्स आपके पास क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, तो उस केस में सप्लाई और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप आएगा कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा। लेकिन ऐसा तब होगा जब जितने भी अदर फैक्टर्स हैं वो आपके पास क्या रहे? सेम रहे। अब ये जो आपके पास लॉ ऑफ सप्लाई है तभी अप्लाई होगा जब इसके सर्टेन एजम्पशंस फॉलो होते हैं। तो एजम्पशंस आपके पास क्या है? दैट इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजिकल कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट होगा, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड इज अनचेंज्ड, रैशनल प्रोड्यूसर बिहेवियर, जो प्रोड्यूसर बिहेवियर है वो रैशनल आपके पास रहे। तो ये जितने भी आपके पास अदर फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स को आप लिख देंगे सेम, और वही आपके पास एजम्पशन हो जाएगा, जिसके लिए पॉइंट आपके पास आता है, पहले भी बताया था, सीटरस पैरिबस। सीटरस पैरिबस का मतलब हमने आपको बता दिया पहले ही, सीटरस पैरिबस रेफर्स टू अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट और अनचेंज्ड, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड और कांस्टेंट, अनचेंज्ड और कांस्टेंट। तो जितने भी अदर फैक्टर्स हैं वो सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, और यही कहलाता है सीटरस पैरिबस एजम्पशन आपके पास। और ये आप देख रहे हैं सप्लाई कर्व कैसा है? पॉजिटिवली स्लोप, कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो उसके साथ सप्लाई भी आपके पास पहले से बढ़ रहा है। तो कैसा रिलेशन हो गया दोनों में? पॉजिटिव, क्योंकि ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों हाथ पकड़ करके साथ में जा रहे हैं, और इस वजह से पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों के बीच में सुलह हो रखी है इस समय। नेक्स्ट इसमें आपके पास है दैट इज व्हाई डज द लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड। लॉ ऑफ सप्लाई कब होल्ड होता है? तो इसके 3 पॉइंट आपके पास है कि जब आपके पास किसी भी कमोडिटी के प्राइस अगर ज्यादा होते हैं, भाई सिंपल है, प्रॉफिट मोटिव आप वर्क करते हैं, तो प्रॉफिट मोटिव अगर आप वर्क करेंगे तो इस केस में प्राइस आपके पास दे रखा है, कॉस्ट आपके पास दे रखा है, और प्रॉफिट दे रखा है ना। प्राइस अगर 10 रुपए था, कॉस्ट 8 रुपए है, तो प्रॉफिट कितना है? 2 रुपए। ठीक, और अगर प्राइस 12 हो जाए, कॉस्ट सेम 8 रुपए है, तो प्रॉफिट पहले से बढ़ गया। तो जब प्राइस बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, सिंपल। तो प्रॉफिट मोटिव आपके पास ये बताता है प्रॉफिट बढ़ने से लोग जो आपके पास सेलर हैं वो अपनी सप्लाई बढ़ा देंगे।
अगर ये बताइए कि प्राइस अगर ज्यादा है किसी कमोडिटी का तो उसमें प्रॉफिट क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। और प्रॉफिट ज्यादा हो रही है तो सप्लाई भी आपके पास क्या करना चाहेंगे, ज्यादा करना चाहेंगे एग्जिस्टिंग सेलर। लेकिन उसी कमोडिटी की सप्लाई के लिए न्यू सेलर्स एंटर होंगे, बिकॉज सेलर विल सी दैट द पर्टिकुलर सेलर इज हैविंग अ गुड प्रॉफिट। तो ये कमोडिटी ऐसी है कि जो वो बना रहा है उसको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो क्यों ना हम भी वही बनाएं और वही बना करके बेचें और अच्छा प्रॉफिट कमाएं। जैसे आजकल के लोग ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो हमारी लोकेलिटी में बहुत ज्यादा इस समय जो फेमस है दैट इज कि लोग स्ट्रीट फूड या फिर आपके पास पर्टिकुलरली रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, लोग काफी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं किसी चीज का जो ट्रेंड चल रहा है, तो एक जिस कारण की वजह से उसमें प्रॉफिट ज्यादा है, और प्रॉफिट ज्यादा है तो लोग नए नए क्वांटिटी मतलब नए नए सेलर्स एग्जिस्ट हो रहे हैं और क्वांटिटी सप्लाई लगातार बढ़ रहा है। फिर इसके बाद हाई प्राइस जस्टिफाइज यूजिंग लेस एफिशिएंट रिसोर्सेज, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस आपका बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा, और जो आपके पास पर्टिकुलरली जो रिसोर्सेज हैं दैट इज हाई प्राइस जस्टिफाइज लेस एफिशिएंट रिसोर्सेज। जैसे लेस एफिशिएंट रिसोर्सेज होते हैं जिसमें कॉस्टिंग आपकी ज्यादा आती है, अगर एफिशिएंसी रिसोर्सेज की कम है तो उसमें कॉस्ट बढ़ जाएगी, और कॉस्ट बढ़ेगी तो अल्टीमेटली आप हाई प्राइसेस पे उसकी ज्यादा सप्लाई करने को तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉस्ट एफिशिएंसी ना मतलब पर्टिकुलरली एफिशिएंट रिसोर्सेज ना होने के कारण एक्सपैंडिंग आउटपुट बढ़ाने के लिए, आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए आपको ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। अब ज्यादा खर्च करेंगे तो आप वेट करेंगे कि प्राइस बढ़े, और देखा कि जैसे ही प्राइस बढ़ गया वैसे ही आपने तुरंत उसकी सप्लाई बढ़ा दी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब आपके पास जो इंक्रीज्ड कॉस्ट है उसको आप बेयर कर पाएंगे विद द इंक्रीज्ड प्रॉफिट, इंक्रीज प्राइस, जिस कारण की वजह से आप सप्लाई आप पहले से बढ़ा देंगे। नेक्स्ट इसी में आपके पास आता है दैट इज एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। ये आप देख रहे हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई आपके पास है। तो एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई मतलब जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड नहीं करता। लॉ ऑफ सप्लाई जनरली क्या बताता है कि प्राइस अगर आपके पास बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, और प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी, मतलब पॉजिटिव रिलेशन बताता है। और जब ये पॉजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट ना हो तो वो आपके पास एक्सेप्शन कहलाएगा। अब एक्सेप्शन दो केसेस में आप देख रहे हैं, जो कि बैकवर्ड सप्लाई कर्व दे रखा है और वर्टिकल सप्लाई कर्व आपके पास दे रखा है। बैकवर्ड सप्लाई कर्व होता है सप्लाई ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर। अब आप बोलेंगे सर सप्लाई ऑफ लेबर बैकवर्ड क्यों होता है, इसको जरा समझते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति है पुअर है, तो क्या वो पुअर रहना चाहता है? नहीं, वो भी चाहता है कि वो भी रिच हो। और आपको ये पता है रिच बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? मेहनत। मेहनत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेबर। तो जब लेबर आप बढ़ाएंगे तो आपकी जो इनकम है वो भी साथ में आपकी बढ़ेगी। तो लेबर के इंक्रीज करने से इनकम बढ़ेगी। लेकिन जब आप रिच हो चुके हैं, जब आपके पास अच्छा पैसा आ चुका है अपनी लिविंग स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करने के लिए, तो फर्दर अगर आप जो है और ज्यादा आपके पास इनकम बढ़े, तो उस इनकम बढ़ने से अब आपका टारगेट तो पूरा हो गया, लेकिन अगर और इनकम बढ़ेगी तो अब आप चाहते हैं कि इनकम के बढ़ने के साथ अब आप जो बढ़ाना चाहेंगे वो मेहनत नहीं होगी, वो लेजर होगी। क्योंकि आपके पास जो 24 आवर्स होते हैं दिन में, आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, और इन 24 घंटे में आप दो ही काम करते हैं, या तो काम करते हैं। अब आप बोलेंगे सर काम दो करते हैं, और आप बोल रहे हैं काम करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, आप दो ही चीज परफॉर्म करते हैं, या तो लेबर या तो लेजर, मतलब या तो काम या तो आराम। अगर आप काम को ज्यादा समय देंगे, क्योंकि आप पुअर थे तो रिच बनने के लिए काम को ज्यादा समय दिया, तो आपके पास इनकम बढ़ने के साथ आपने लेबर बढ़ा दी। लेकिन फर्दर अगर इनकम बढ़ेगी तो आप कोशिश करेंगे कि आप ज्यादा समय लेजर को दे और लेबर का समय कम कर दे। शुरुआत में आपने लेबर ज्यादा दी, लेजर कम। लेकिन अब अगर इनकम बढ़ेगी तो इनकम बढ़ने के साथ आप लेबर कम कर देंगे, लेबर कम कर देंगे और लेजर बढ़ा देंगे। तो अल्टीमेटली आपके पास शुरुआत में आप देख रहे हैं कि लेबर आपकी बढ़ रही है विद इंक्रीजिंग वेजेस, यहां तक। इसके बाद अगर फर्दर आपकी वेजेस बढ़ती है, वेज आपकी WC से W1 होती है, तो इस केस में आपकी जो लेबर है, जो आपके पास लेबर है वो पहले से कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि वो ये बता रहा है कि फर्दर अब, क्योंकि आप एक लिमिट में ही वर्क कर पाएंगे, एक लिमिट में ही लेबर परफॉर्म करेंगे। ये नहीं कि आप मशीन है 24 घंटा तक आपको कोई काम कराता रहे तो आप एकदम काम करते रहेंगे, नहीं, आप इंसान है और इंसानों में एक लिमिट होती है, एक लिमिट से ज्यादा वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में आपके पास एक लिमिट के बाद अगर कोशिश ये किया जाएगा कि अगर वेजेस बढ़ रही है तो वेजेस के बढ़ने से आप लेबर क्या कर देंगे? पहले से कम कर देंगे, और आप समय किसको ज्यादा देंगे? लेजर को, आराम को ज्यादा समय देने लगेंगे। वहीं आपके पास नेक्स्ट आती है वर्टिकल सप्लाई कर्व। वर्टिकल सप्लाई कर्व ये कहती है कि जैसे आपके पास प्राइस बढ़ता है लेकिन क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया,
उसका रीजन आपके पास ये है कि ये रेयर आर्टिकल्स है। क्या है? रेयर आर्टिकल्स। रेयर आर्टिकल्स क्या होते हैं? लिमिटेड इन सप्लाई। और जब ये लिमिटेड इन सप्लाई है तो इस केस में आप प्राइस भले ज्यादा ऑफर करें, कम ऑफर करें, नो डाउट, प्राइस आप ज्यादा भी ऑफर करें, कम भी ऑफर करें, लेकिन क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ पाएगा। जैसे आप पेंटिंग ऑफ मोनालिसा, या फिर आपके पास पुराने जो स्टैम्प होते हैं, पुराने जो कॉइन्स हैं, ओल्ड कॉइन्स, वो आपके लिमिटेड अवेलेबल है, आप उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सके क्योंकि उसका प्रोडक्शन हो चुका है, वो पहले से ही है, और जितने हैं वो लिमिटेड है स्टॉक में। अब उसका प्राइस बढ़ सकता है लेकिन उसकी सप्लाई लिमिटेड, और सप्लाई आपकी बढ़ाई नहीं जा सकती। वैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, एक बार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया तो उसके बाद आप उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते जब तक नया सीजन आपके पास ना आ जाए। तो शॉर्ट पीरियड में आपके पास एग्रीकल्चर सप्लाई क्या रहेगी? लिमिटेड रहेगी। ठीक है। इसी तरह से बैकवर्ड कंट्रीज अगर कोई गुड प्रोड्यूस कर रही है तो उनकी जो ओवरऑल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, तो इस वजह से उस लिमिट तक ही प्रोडक्शन हो पाएगा। आप ज्यादा भी प्राइस पे करेंगे तो उससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है दैट इज लिमिटेड। तो ये आपके पास वर्टिकल सप्लाई करवा जाता है जहां पे आपके पास सप्लाई क्या होती है? लिमिटेड होती है। वैसे ही पेरिशेबल गुड्स आपके पास है। पेरिशेबल गुड्स आपके पास क्या होते हैं? जो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो जल्दी जब खराब होते हैं तो इस केस में आपके पास क्या होता है? यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड नहीं करता है। कैसे होल्ड नहीं करता है? क्योंकि जब आपके पास आप देखते हैं सुबह सब्जी लेंगे, ताजी सब्जी रहती है, तो आप देख रहे हैं कि आप ज्यादा मतलब प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी बेचते हैं, लेकिन शाम को जैसे ही जाता है वो बोलता है काम करो कि आप हमको कम प्राइस दे दो और जितनी सप्लाई है, जितनी सब्जी है सब ले जाओ, 500 रुपए में पूरा ठेला ले जाओ, या फिर पर्टिकुलरली 100 रुपए में पूरा ठेला खरीद लीजिए। कहने का मतलब ठेला नहीं दे रहा है, उसमें जो सब्जी रखी है वो सब्जी बेच रहा है। तो सब्जी ज्यादा इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको पता है अगर नहीं बेच पाए तो लॉस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है दैट इज मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। मूवमेंट में कहने का मतलब सप्लाई कर्व आपके पास सेम होती है, सेम सप्लाई कर्व पे अगर ए पॉइंट है तो ए से ए वन अगर आप मूव कर रहे हैं तो इस केस में क्या है? एक्सपेंशन, क्योंकि प्राइस पहले से बढ़ गया और प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ गया। तो जब प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है तो उसको एक्सटेंशन या एक्सपेंशन कहते हैं, कि जब आपके पास प्राइस के बढ़ने से सप्लाई आपके पास पहले से बढ़ जाता है तो वो एक्सटेंशन कहलाता है। वही कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि प्राइस के कम होने से सप्लाई आपके पास पहले से क्या हो जाता है? कम। तो कॉन्ट्रैक्शन रिफर्स टू जब आपके पास प्राइस कम होने सप्लाई कम होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन है, और जब प्राइस बढ़ने सप्लाई बढ़ जाता है तो उसको एक्सटेंशन या एक्सपेंशन इन सप्लाई आप कहते हैं। ये होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, ये होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। जबकि अदर फैक्टर्स आपके पास क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। अदर फैक्टर्स क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। सप्लाई कर्व क्या रहता है? सेम रहता है। सेम सप्लाई कर्व पे अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। अपवर्ड मूवमेंट है तो एक्सपेंशन है, डाउनवर्ड मूवमेंट है तो कॉन्ट्रैक्शन। इसके साथ साथ आपके पास इसको हम क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इट इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। वहीं आपके पास आता है शिफ्ट इन सप्लाई। शिफ्ट इन सप्लाई की बात करें तो शिफ्ट इन सप्लाई का मतलब होता है कि जब सेम प्राइसेस पे, प्राइसेस देख रहे हैं 3000 है, लेकिन पहले आपके पास सप्लाई थी 5 थी एट पॉइंट ए, और वहीं जब आप देख रहे हैं कि सेम प्राइस पे चेंज क्या हो गया? अदर फैक्टर्स। चेंज क्या हो गए? अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आपने बेहतर इस्तेमाल कर ली, या फिर कॉस्ट आपके पास कम हो गया, या अदर फैक्टर्स फेवरेबल हो गए थे जिस कारण की वजह से, अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से आपने सप्लाई पहले से बढ़ा दिया। सप्लाई बढ़ गया तो सप्लाई अपने से राइटवर्ड चला गया। किस तरफ चला गया? अपने राइटवर्ड, राइट तरफ चला गया, और इसको हम कहेंगे दैट इज इंक्रीज इन सप्लाई। क्या कहेंगे? इंक्रीज इन सप्लाई। और इसी तरह से आपके पास यहाँ पे जो प्राइस रहता है वो सेम रहता है। प्राइस क्या रहेगा? सेम। चेंज क्या होंगे? अदर फैक्टर्स। अब जब आपके पास पॉइंट ए से ए वन की तरफ गया था तो आपने बता दिया इंक्रीज है, और वहीं जब पॉइंट आपके पास देख रहे हैं ए से ए टू की तरफ आ गया है तो इसको आप लिखेंगे डिक्रीज। क्या लिखेंगे? डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता है सप्लाई का कम हो जाना। देख रहे थे क्वांटिटी पहले 5 थी, 5 से 6 हो गई तो इसको आपने इंक्रीज कह दिया, और जब आपके पास 5 से 4 हो गई तो इसको आप कहेंगे डिक्रीज। क्या कहेंगे? डिक्रीज। और यहाँ पे क्या थी? इंक्रीज थी। ठीक। तो जब सेम प्राइस पे क्वांटिटी पहले से कम हो जाती है तो उसको आप कहते हैं डिक्रीज। और इस सिचुएशन में आपके पास जो पर्टिकुलर सप्लाई कर्व है वो किस तरफ जा रहा है? अपने लेफ्ट की तरफ जा रहा है, और जब अपने लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो इसको S2 और S2 नया सप्लाई कर्व बन गया, और इसको हम कहेंगे दैट इज रिगार्डेड एज डिक्रीज इन सप्लाई, और इट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स व्हाइल प्राइस रिमेनिंग द सेम, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई।
तो इट इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन सप्लाई। तो इस तरह से ये आपके पास ये जो पर्टिकुलर आपके पास टॉपिक है ये आज हो जाता है। आज इतना ही था, बस समझाने के लिए और बताने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहेंगे और जुड़ करके पर्टिकुलरली आपके पास हमारा चैनल लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।